हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो का जो पहला वाला हमारा पार्ट है जिसमें हमने बात की थी कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब की हमने चर्चा की। और ये हमारा सेकंड उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी के क्रम में हमारा ये दूसरा वीडियो है और जिसमें हम उसके आगे की बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ हमारी जो पहली वीडियो ख़त्म हुई थी। तो हमने शुरू किया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और साउंड मीन्स इसमें कितने हैं, इनकी बात हमने की। लेटर क्या है, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज और फिर क्लॉज आया, फिर लास्ट में हमारा सेंटेंस आया और हमने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर इसके पार्ट्स देखे। यहीं पर हमारी वीडियो जो पहले हमारे एंड होगी थी, हम अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे चीज़ें क्या हैं उसके आगे की। तो हमने बात की जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं, 2 पार्ट्स हैं। हाँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, उसके बाद ये दूसरी देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पार्ट्स की हमने बात की तो पहला हमारा पार्ट था क्या, हमने यहाँ पर देखा है क्या कि 2 चीज़ें हमको इसमें देखने को मिल रही हैं। एक हमारा है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है प्रेडिकेट। तो अब इसी को हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखो क्या होता है, हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और हमको इसके बारे में आइडिया भी है, बस हम मुझे ये कुछ चीज़ें ब्रश अप करनी है। तो जैसे सब्जेक्ट को आप जिसको क्या बोलते हो, हिंदी में कर्ता बोलते हो। अब ये क्या क्या होता है हम देखेंगे। देखो पहले, उसके पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन हैव डन देयर वर्क ईजिली। एक तो ये हो गया है ना, बच्चों ने अपना काम बड़ी आसानी से कर लिया है। अमित इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। अमित इज अ गुड बॉय। वी आर डॉक्टर। शी इज प्रेटी, है ना। तो देखो 2 तरह के इसमें एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। पहले ये वाला हमारा सेक्शन जो व्हाइट कलर में दिख रहा है यहाँ तक, और दूसरा जो हमारा है सेक्शन है जो सेंटेंस नंबर 4 से लगाकर 6 तक, है ना। ये तो 2 मैंने अलग अलग कलर से लिखी हुई। तो मतलब क्या है कि दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो जैसे देखो क्या है कि पहले की जो डेफिनेशन आप देखकर चलेंगे, मतलब सेंटेंस 1 से 2, 3 उनमें हमको क्या पता चल रहा है कि डूअर ऑफ द एक्शन, है ना। मतलब क्या कि अगर आपको सब्जेक्ट को बोलना हो, सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो कि हमको पता भी चल रहा है, पहले वाले में चिल्ड्रन है, दूसरे वाले में अमित है और तीसरे वाले में आई है। ये 3 हमको देखने को सब्जेक्ट मिल रहे हैं जो कि तीनों एक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हमारी बात सही है, जो कि जनरली हमको बुक्स में यही मिलता है। लेकिन अगर सेंटेंस की मैं दूसरे जो हमारे हैं सेंटेंस नंबर 4, 5 और 6 जो है ना, मतलब अमित इज़ अ गुड बॉय, वी आर डॉक्टर्स, शी इज़ प्रेटी। तो इन सभी में जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, मीन्स हम पूछूंगा तो आप बताओगे कि सही है, ठीक है, अमित है, और सेंटेंस नंबर 5 में वी है, सेंटेंस नंबर 6 में शी है। लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि आपने पहले बोला है कि जो काम को करेगा, डूअर ऑफ द एक्शन, दैट विल बी आवर सब्जेक्ट। बट द क्वेश्चन इज कि सेंटेंस नंबर 4, 5, 6 है ना, इन दीज 3 sentences वर्क इज नॉट हैपनिंग, एनी एक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, है ना। सो द क्वेश्चन इज कि हु इज डूइंग द वर्क। तो फिर आप बोलोगे कैसे कि ये सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, और वो ये है कि सब्जेक्ट इज जनरली अ पर्सन थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट। तो कहने का मतलब है, चाहे आप ये बोलो कि काम को करने वाला, या फिर आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो कि सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो भी हमारा सब्जेक्ट ही होता है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जो एक्शन को करे वही हमारा सब्जेक्ट हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है। जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे चिल्ड्रन हैव डन देयर वर्क इजिली, इसमें एक्शन हो रहा है ना। और दूसरे वाले में जो अगला जो हमारा टाइप का एग्जाम्पल है, अमित इज अ गुड बॉय, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है ये कि सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास 2 शर्तें हैं, या तो काम को करने वाला हो, या फिर क्या हो कि जिस सेंटेंस जिसके बारे में हो वो भी हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, है ना। तो ये हमको देखने को मिला। अब देखो क्या है, इट इज ऑफन पर्सन थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड यूजुअली कम्स बिफोर, है ना, बट नॉट ऑलवेज। तो देखो क्या होता है कि सेंटेंस में हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये जनरली या तो पर्सन होता है, थिंग होता है, या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है, ठीक है, जो काम को करता है, एक्शन होता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्टेट जो मीन्स स्थिति बताए, है ना, जिसकी स्थिति के बारे में पता चले हमको। तो ये भी हमारा एक तरह से सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमने देखा करता होता है, काम को करने वाला है, या सेंटेंस जिसके बारे में हो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेंटेंस को, सॉरी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के क्या मीन्स सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो सकते हैं क्या? जैसे सेंटेंस के पार्ट्स थे, क्या सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं।
तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं? तो जनरली इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। क्वालिफायर पता ही चल रहा है ना, विशेषता टाइप में बताता है, और हेडवर्ड मतलब क्या होता है? एक जो मुख्य शब्द होगा, नाउन होगा, ठीक है। हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। तो देखो क्या है कि यहाँ पर जो आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अ फैट बॉय हैज़ टेकन योर सीट। मतलब क्या है? एक मोटे जो लड़के ने क्या करी, तुम्हारी सीट ले ली है। तो यहाँ पर लिखा अ फैट बॉय। अगला सेंटेंस क्या लिखा है? एन ओल्ड मैन गेव मी समथिंग टू ईट, है ना, एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, तो इसमें कई सारे आपको वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अ बॉय है ना, ये है हेडवर्ड। यहाँ पर जो मैन है ये भी हेडवर्ड है। बाकी का जो पहले वाले में अ फैट है, दूसरे वाले में एन ओल्ड है ना, ये क्वालिफायर है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि, और पूरा ये हमारा जो है कि अ फैट बॉय ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, और एन ओल्ड मैन ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो बॉय जो है वो हेडवर्ड है, सेकंड वाले में मैन हेडवर्ड है, और ये हमेशा नाउन होता है, ये आपकी पहचान है। और अब फैट बॉय क्वालिफायर हो जाएगा, एंड ओल्ड मैन एंड ओल्ड क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वालिफायर के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, है ना। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो क्या है, सब्जेक्ट हैज 2 पार्ट्स, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। क्या होगा? क्वालिफायर और हेडवर्ड होगा, ठीक है। द हेडवर्ड ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज नाउन। तो हेडवर्ड जो होता है ना, हर एक सब्जेक्ट का नाउन वाला जो शब्द रहेगा वही हमारा हेडवर्ड रहेगा। डिटरमाइन एंड एडजेक्टिव आर द क्वालिफायर्स ऑफ हेडवर्ड, है ना। मीन्स, और ये क्या है कि जो एडजेक्टिव और जो डिटरमाइनर होते हैं ना, यही क्या होते हैं? क्वालिफायर्स होते हैं। किसके? हेडवर्ड के। ये हो गया। रिमेंबर, एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन डिटरमाइनर यहाँ पर होना चाहिए, डिटरमाइन लिखा है, डिटरमाइनर एंड नाउन। मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और डिटरमाइनर के बीच में रखा जाता है। ये पहचान होगी, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर आप सेंटेंस में आ जाता है, मान लो लिखा हो अ फैट बॉय, इसमें पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है, तो अब सब्जेक्ट तो पूरा हो जाएगा अ फैट बॉय। अब इसके पार्ट्स बोले जाएं, तो पहले आप पार्ट्स बोलेंगे, इसके 2 पार्ट्स हैं, अ फैट बॉय, क्वालिफायर, बॉय, हेडवर्ड। अब क्वालिफायर के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तो आपको पता है फैट जो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, सेकंड वाले में ओल्ड एडजेक्टिव है ना। आ और एन क्या है? ये दोनों डिटरमाइनर है ना। तो ये हमको पता चला। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड नाउन रहेगा, और क्वालिफायर क्या करेगा? विशेषता बताएगा। और इसके हेडवर्ड के भी क्वालिफायर के भी 2 पार्ट हैं। कौन से? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, है ना। और एडजेक्टिव की पहचान क्या है हमेशा? कि ये नाउन की विशेषता बताता है और बीच में रहता है, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। अब इन सभी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिटरमाइनर कौन है, और एडजेक्टिव कौन है, और हेडवर्ड कौन है, ये आपको पहचानना है। तो फटाफट सेंटेंस पढ़ेंगे और अपने आप पहचानेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। मैं पहचान बता दूं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानिए, फिर बीच में जो रखा रहे वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होता है ना। मतलब क्या है कि जो हेडवर्ड और डिटरमाइनर के बीच में होगा वही हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है। हमने देखा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इज से लगाकर हमारा ये ग्रेजिंग इन द फील्ड प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ देखो हिज यंग ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अ टॉल बिल्डिंग, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और मीन्स सम पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो मैंने क्या किया हुआ है कि मीन्स अंडरलाइन किया था ना, ये मैं फिर से कर देता हूँ एक बार, कि यहाँ पर अ वाइट काउ सब्जेक्ट है, हिज यंग ब्रदर सब्जेक्ट है, अ टॉल बिल्डिंग सब्जेक्ट है, एन ऑनेस्ट पर्सन सब्जेक्ट है, और सम पीपल सब्जेक्ट है। ये हमारे सब्जेक्ट है ना। अब इनको हम देखेंगे पार्ट्स इनके, और कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनके पार्ट्स में देखेंगे तो आपको काउ यहाँ पर नाउन है, यहाँ, और वाइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, और आ क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। हिज क्या हो जाएगा? मीन्स ये डिटरमाइनर हो जाएगा। यंगर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और ब्रदर क्या हो जाएगा? हेडवर्ड। बाकी में आप पहचान करके कमेंट सेक्शन में करिए, है ना। और देखते हैं कि आपका आंसर सही होता है, आप सही कर पाते हैं कि नहीं। बट आई होप कि मुझे आशा है आप जरूर, आपको समझ में आया है और आप जरूर कर पाएंगे, जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। अब इसके हम देखेंगे सब्जेक्ट के टाइप्स, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में, ग्रामर की भाषा में बोल देते हैं नंबर, है ना। तो नंबर कितने हैं इंग्लिश में? तो नंबर जो है इंग्लिश में कितने हैं? 2 हैं, जिनको आप बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो अब देखो सिंगुलर और प्लूरल की हम बात करते हैं, तो देखो सिंगुलर में कौन आता है? नेम आता है ही। अगर मान लो किसी का नेम नहीं पता और क्या मैस्कुलिन है तो ही हो जाएगा, फेमिनिन है तो शी हो जाएगा, नॉन लिविंग
या एनिमल कोई होगा तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर बोला जाए तो आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए कि नेम होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, है ना, यही हो सकता है, और मीन्स इससे अलावा कुछ और नहीं होगा, ठीक है। सिंगुलर मतलब वन इन नंबर, संख्या में जो एक हो। आगे देखते हैं प्लूरल। प्लूरल की अगर हम बात करें तो हमारे पास वी है, दे है और यू और आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हमारा है कि वी तो हमको पता है कि भाई ठीक है, हम के लिए आप वी इस्तेमाल करते हो, दे के लिए वे के लिए दे इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन यू क्या है ना, तो यू आप अकेले बैठे हो तभी यू बोला जाता है, एक से ज़्यादा होता है तभी भी यू बोलते हैं, तो सही बात है इसका। तो यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। चलो फिलहाल मैं बता देता हूँ क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ध्यान रखेंगे यू हमेशा से प्लूरल में ही रहा है, और यू का जो सिंगुलर होता था ना, पुरानी इंग्लिश में ये वर्ड आता था जिसको आप दाव पढ़ते थे ना, ये यू का सिंगुलर वर्ड था, ठीक है, जो अब यूज में नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। आई के लिए आप, हमारे पास क्वेश्चन है कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इससे ज़्यादा आप सिंगुलर प्लूरल करने से अच्छा है कि आप आई के लिए 3 केसेस याद रखें। अगर इज एम आर आया तो आई एम के साथ जाएगा, वॉज वर्ब में वॉज के साथ, थर्ड केस में प्लूरल है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ और आपको याद नहीं रखना है ना। तो कितने भी सब्जेक्ट के टाइप्स, 2 हैं हमारे, सिंगुलर और प्लूरल। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो हमने देख लिया सब्जेक्ट क्या होता है। अगला हमारा पार्ट बचा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है हम देखेंगे। तो देखो प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, है ना। अब देखो क्या है कि जो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो है ना, ये क्या होता है कि सेंटेंस का पार्ट है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, और ये क्या कंटेन करता है, एक वर्ब अपने साथ रखता है, ठीक है। ये हो गया प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है आप सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए सेंटेंस से, जितना हमारा पोर्शन बचेगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अ प्रेटी वुमेन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, दैट ऑलरेडी सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट दूसरे कलर से, ठीक है। तो प्रेडिकेट हम देखें तो ये जो इज वुमेन लिखा हुआ है ना, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इज गुड पेंटिंग प्रेडिकेट हो जाएगा, और डज नॉट हैव मील्स टू ईट, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट को अलग करने के बाद जो पोर्शन बचेगा वही हमारा प्रेडिकेट। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही हमारा प्रेडिकेट होता है, उस और प्रेडिकेट में हमेशा क्या होता है, एक वर्ब रहता है, ठीक है। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। आगे देखते हैं अगला नंबर। अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर जो हमने सीखा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो उसमें हमको मिला था सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट मिला था। प्रेडिकेट का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमको उसमें हमारा अगला नंबर किसका आएगा, हेल्पिंग वर्ब का आएगा, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया बोलते हैं। अब सहायक क्रिया क्यों बोलते हैं, जब हम वर्ब पढ़ेंगे ना तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब टू चूज फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है कि वर्ब की हेल्प करता है कि वर्ब की फॉर्म्स है ना, हम आगे भी देखेंगे, तो उनको चूज करने में, उनको सेलेक्ट करने में, है ना। अब बहुत सारी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से आप कैसे याद रखोगे, तो उसका आसान सा तरीका हमारे पास है, ट्रिक हमारे पास है, हम सीखेंगे, जिसको हम एस रूल से जानते हैं। जैसे मान लो इन जनरल आपको पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन मान लो कन्फ्यूजन हो जाए तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक आसान सी ट्रिक है जो आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे। देखो सिंगुलर एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ प्लूरल लिखेंगे। आप सिंगुलर में देखिए डज हो गया तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। सिंगुलर में इज हो गया तो यहाँ पर आर हो जाएगा, फिर यहाँ पर वॉज हो जाएगा तो यहाँ पर वर हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ तो यहाँ पर हैव, ठीक है। तो बोला गया भाई इसमें ट्रिक क्या है, तो देखो इस वाले सेक्शन में आप नोटिस करेंगे तो देखो इन सब के लास्ट में एस एस आ रहा है, ठीक है, सभी के लास्ट में क्या है, एस आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स विच आर एंडिंग विद एस दे विल बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर, कि वो सारी हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ में एस आता है, जिनके शब्द के अंत में एस आएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो मतलब डज सिंगुलर के साथ आता है, इज भी सिंगुलर के साथ आता है, वॉज भी सिंगुलर के साथ आता है, हैज़ भी सिंगुलर के साथ आता है ना। तो अगर आपको बोलना हो कि ही डज होगा कि ही डू, तो आप बोलोगे ही डज, क्योंकि ही सिंगुलर में आता है और हम सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सारी हेल्पिंग वर्ब जिनके अंत में ऐसा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब या तो नेम या ही या शी या फिर इट आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, व्हाट अबाउट विल और शैल को हम कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। तो देखो अगर आई और वी की बात करेगा ना, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इन जनरल आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट अ मिनट जस्ट फिर से लिखने दो, ठीक है। अगर आई और वी की बात करी जाए तो, ठीक है, आप इसके साथ में लगाइएगा
शैल लगाइएगा, क्या लगाइएगा, शैल, है ना, बाकी के साथ आप विल लगाइएगा, ठीक है। हाँ, ये इन जनरल हमको पता है, ठीक है। आप ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है, बट आप इतना याद रखेंगे, इसी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब अगर हम देखें वर्ब क्या होता है, तो वर्ब हम देखेंगे भाई, वर्ब की अगर हम बात करें ना, तो देखो वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है कि वी आर प्लेइंग, इंडिया प्लेइंग हो गया, ठीक है। इंडिया हैज़ सेंट ह्यूमैनिटेरियंस एड टू अफगानिस्तान, ठीक है। और मीन्स वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पर प्लेइंग हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर सेंट हो जाएगा। वी शुड हैव डन सो, सॉरी वी शुड नॉट हैव डन, ठीक है। सो ही इज़ इंटेलिजेंट और शी इज़ प्रेटी, है ना, यू आर अ गुड गर्ल, और सी हैज़ सुपर नेचुरल पावर, आई हैव गुड होम, है ना। तो ये इन सब में ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस बगैर वर्ब के कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे, बगैर ऑब्जेक्ट हो सकता है, बगैर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बगैर वर्ब के नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहचाने के कैसे, तो हम आगे देखेंगे। देखो क्या लिखा है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड। मतलब क्या है कि वर्ब जो होता है डूइंग वर्ड होता है या फिर एक्शन वर्ड होता है, जहाँ पर मतलब क्या है, एक्शन पता चले, है ना, किसी काम के होने का पता चले, वही क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। जनरली हमको यही किताबों में मिलता है। तो अगर अब इस सेंटेंस में देखें, जो पीछे वाले सेंटेंस अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे देखो पीछे का यहीं पर देखते हैं, जैसे क्या लिखा है कि आई एम टीचिंग यू टू लर्न इंग्लिश, है ना। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए, या है ना, सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचिंग है ना, ये वर्ब हो गया, एक्शन हो रहा है, पता चल रहा है। लेकिन क्या है ना कि अगर अगला वाला सेंटेंस हम पढ़ें, डॉक्टर्स आर कोरोना वॉरियर्स, तो आर जो यहाँ पर मेन वर्ब है, और ही हैज़ अ बिग कार, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक्शन वर्ब बोलना, वर्ब इज एक्शन वर्ड, तो ये गड़बड़ थोड़ा सा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तो मान के चलना पड़ेगा, साथ में कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा कि इट टेल्स स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब क्या है, वर्ब एक्शन वर्ड तो है ही, साथ में स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, मतलब स्थिति बताता है। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है ना, डॉक्टर्स आर कोरोना वॉरियर्स, क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगला देखो, इट शोज पोजीशन, वर्ब क्या दिखाता है, अधिकार भी दिखाता है। जैसे आपने बोला कि ही हैज़ अ बिग कार, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, मालकियत दिखाई जा रही है कि मेरे पास एक कार है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ब होने के लिए हमारे पास तीन शर्तें हैं, या तो एक्शन वर्ड होगा, या फिर क्या दिखाएगा, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, मतलब किसी पर्सन या वस्तु के होने का अस्तित्व बताएगा, या फिर क्या अधिकार जताने को बताएगा। इनके अलावा वर्ब कुछ और नहीं होता है, ठीक है। यस, अब आपका काम ये रहेगा कि आप इन सेंटेंस में पहचानिए कि कौन सा एक्शन वर्ड है, कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, कौन सा पॉजिटिव मीन्स पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखे हैं कि मतलब ये टाइप्स नहीं है, फॉर्म्स है, ध्यान रखिएगा। वर्ब के फॉर्म्स मतलब वर्ब के रूप कितने हैं, प्रकार नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो वर्ब के जनरली हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हो, और फोर्थ में मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं, फिफ्थ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब से आपको क्या याद रखना है, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। यस, अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास वर्ब की तो 5 फॉर्म्स हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स हैं। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी ये डिसाइड किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर इज एम आर आया है, वॉज वर आया है, विल भी आया है और कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, यानी आएगी आईएनजी फॉर्म। ये कौन डिसाइड किया, हेल्पिंग वर्ब। अगर हैज है, हैव है, हैड है और क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। अगर विल है, शैल है, कुड है ना, मे, माइट, मस्ट है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट है, दो मीन्स ये अगर आते हैं तो प्रेजेंट नहीं, ये अगर ये आते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। वो वर्ब की क्या करती है, सहायता करती है ना। तो ये हमारा हो गया वर्ब वाला सेक्शन। आगे चलते हैं, अगला हमारा बच्चा क्या, हमने देख लिया सब्जेक्ट क्या होता है, उसके टाइप्स, फिर हमने देखा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भी टाइप्स हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब देखा। अब हमारा अगला जो पोर्शन बच रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज द पर्सन थिंग, या तो आप पर्सन है या फिर कॉमन नहीं लगा होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। या तो ऑब्जेक्ट पर्सन होता है या फिर क्या होता है, थिंग होता है। दैट द एक्शन इज डन टू और वन हु रिसीव्स द एक्शन, या तो जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है ना, वो क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है या जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यही दो हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जॉन हिट द बॉल, ठीक है। तो जॉन ने क्या किया, बॉल को हिट किया, तो मीन्स किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, बॉल के ऊपर। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मीन्स जो लेटर क्या है, मीन्स हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिम भी हमारा ऑब्जेक्ट है। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, शी मेट मी इन द कोचिंग, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको यहाँ पर वर्ब देखने को मिलेंगे, ठीक, सॉरी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कहने का मतलब आप आसान सी भाषा में याद रखें कि ऑब्जेक्ट वही होगा जिसके ऊपर एक्शन, मीन्स जो एक्शन को रिसीव करता है ना, जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, आसान सी भाषा में। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं? हाँ, तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये जनरली क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन, मतलब कि सब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन करता है वही क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। और इसको आप पहचानेंगे क्या, द नाउन आंसर्स व्हाट, मीन्स आफ्टर द वर्ब इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, वर्ब में आप क्या लगाइए, व्हाट, और जो आंसर मिलेगा वही हमारा, अगर आंसर मिलता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, राजू गिव्स हिम अ पेन, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और अ पेन भी है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा डायरेक्ट है, आप वर्ब में लगाइए व्हाट, तो राजू गिव्स व्हाट, तो जवाब क्या आया, अ पेन, है ना। तो अ पेन हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई राइट हिम अ लेटर, तो मीन्स आई राइट हिम व्हाट, अ लेटर, अ लेटर जवाब मिला, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर हो जाएगा, ठीक है। शी बॉट हिम अ कार, उसने व्हाट, शी बॉट व्हाट, अ कार, तो एक कार हमको जवाब मिला। तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर केसेस में आपके नॉन लिविंग थिंग होते हैं, और वो में आप लगाइए व्हाट, जो जवाब मिले वही हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज द पर्सन फॉर होम द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म, मतलब कि जिसके ऊपर जो एक्शन है ना, जिस, एक तरह से आप आसान सी भाषा में बोलो ना, तो आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही है जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। द नाउन नेमिंग द पर्सन होम समथिंग इज डन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब जिसको कोई एक्शन किया जाता है ना, मीन्स वही हमारा डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा ये इनडायरेक्ट है ना। जैसे आई गेव हर अ बुक, तो अगर आप कोई इसमें आंसर ढूंढ रहे हैं कैसे पहचानेंगे, तो आप लगाइए होम टू, है ना। तो ये आप, अगर आप क्या लगाओ, होम लगा लो, WHOM, वो में लगाइए होम, आंसर जो मिलेगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आई गेव मीन्स होम अ बुक, तो आई गेव हर अ बुक, है ना। तो हर मिला कि नहीं, तो हर हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माई मदर बॉट होम अ लैपटॉप, मेरी मदर ने किसके लिए लैपटॉप खरीदा है, किसको लैपटॉप खरीदा, तो हो जाएगा मी। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट हो गया, और अगला हमारा ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने पहचाना, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है या एक्शन को जो रिसीव करता है वही ऑब्जेक्ट होता है। दो तरह का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब आप वो में लगाइए व्हाट, जो जवाब मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें लगाइए होम और टू, मिले जो जवाब वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हैं, जैसे कि लिखा है कि अ ब्यूटीफुल लेडी बॉट हर अ बेबी डॉल, ठीक है। तो अ ब्यूटीफुल लेडी बॉट व्हाट, अ बेबी डॉल, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ बेबी डॉल। और मीन्स द, ये जो मीन्स आकार हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम, और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहने फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि मीन्स आ बेबी डॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आकार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हर और दिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, तो इतना हमने देखा क्या है कि यहाँ तक हमने देखा कि जो हमने शुरू किया कहाँ से, पहला हमारे वीडियो में शुरू हुआ, हम लेटर से लेकर के चले कहाँ तक, लेटर से फिर हम मीन्स एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कहाँ से हम चले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यस, शुरू हमने कहाँ से किया और कहाँ तक गए हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने शुरू किया इंग्लिश लैंग्वेज, बताया साउंड क्या होते हैं, साउंड के बाद लेटर का आया, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद हमारा फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने देखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दो हैं, सब्जेक्ट और
प्रेडिकेट, फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, द पर्सन हु मीन्स परफॉर्म द एक्शन है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। और इनके दो पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के दो पार्ट्स हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा मीन्स पहचान, और उसके बाद सब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, या नंबर की बात करें। प्रेडिकेट हो गया, जो सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। प्रेडिकेट के भी आगे पार्ट है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में हमने सीखा एस रूल। एस रूल क्या बताता है, वो सारी हेल्पिंग वर्ब जिनके अंत में ऐसा आएगा वो सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। वर्ब देखा, है ना। फिर वर्ब के बाद हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखे, 5 होते हैं। ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के दो टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन, कैसा लगा और ये आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके दे सकते हैं, है ना। और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, ये सीरीज़ हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। हम आगे देखेंगे इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सेंटेंसेस को देखेंगे, उनके टाइप्स को देखेंगे, है ना, और फिर हम उसके आगे देखेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, एंड मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।